मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं आप लोगों को कल अगले पार्ट पहले इसके पहले पार्ट में आप लोगों को बताया था कि फ्रांस के क्रांति के कारण, फ्रांस की क्रांति के कौन कौन से कारण थे जिसके कारण फ्रांस की क्रांति हुई। तो फ्रांस की क्रांति के निम्न कारण, फ्रांस के क्रांति के निम्न कारण। फ्रांस की क्रांति के निम्न कारण में पहला आ जाएगा हमारा राजनीतिकरण। राजनीतिकरण। दूसरा आ जाएगा हमारा सामाजिकरण। तीसरा हमारा आ जाएगा आर्थिक कारण। चौथा हमारा आ जाएगा सैनिक कारण। पांचवा हमारा आ जाएगा बौद्धिक कारण। बौद्धिक कारण। छठा हमारा आ जाएगा तात्कालिक कारण। तो हमने आपको यूरोप पहले चैप्टर में यूरोप के उदय में जो है फ्रांस के क्रांति के विषय में उल्लेख किया था। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, राष्ट्रवाद के उदय में जो है सर्वप्रथम हम देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति का उल्लेख किया गया था। तो फ्रांस की क्रांति में जो उल्लेख किया गया था उसमें मैंने आप लोगों को पहले दिन बता दिया था कि फ्रांस की क्रांति में जो है सबसे प्रमुख योगदान जो है फ्रांस के महान चित्रकार फ्रेडरिक सारियू का योगदान था, जिन्होंने एक चित्र बनाया था। चित्र में जनतांत्रिक और सामाजिक मूल्यों पर वह चित्र आधारित था। उस चित्र में 4 प्रमुख लोगों को दर्शाया गया था, 4 प्रमुख भागों में दर्शाया गया था चित्र को। सबसे ऊपर दर्शाया गया था चित्र में कि ईसा मसीह अपने फरिश्तों के साथ सबसे ऊंचाई पर दिखाई दे रहे थे। उसके बाद अमेरिका और वहां के लोगों की पोशाकें दिखाई दे रही थी। और उसके बाद जर्मनी, पोलैंड, सिसिली, लोम्बार्ड आदि देशों को दर्शाया गया था, जिसका प्रभाव वहां के फ्रांस के निवासियों पर पड़ा। इसके अतिरिक्त एक मसाल रूपी देवी को भी उस चित्र में दर्शाया गया था कि फ्रांस के निवासी उसके पास तिरंगे झंडे को लेकर जो है उसके पास दिखाई दे रहे हैं। एक हाथ में जो है ज्ञान का मसाल है, दूसरे हाथ में जो है मानवाधिकारों का उल्लेख का वर्णन किया गया है। और ठीक उसी के नीचे जो है फ्रांस के निरंकुश राजतंत्र का भग्नावशेष, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो महल अट्टालिकाएं हो वह बिखरी हुई पड़ी प्रदर्शित दिखाई दे रही। इससे हमें यह पता चलता है कि फ्रांस के लोग
निरंकुश शासन से उब चुके हैं। अब जब उब चुके हैं तो कौन कौन से कारण थे फ्रांस की क्रांति के कारण? तो सबसे पहला हम कारण देखेंगे राजनैतिक कारण। राजनैतिक कारण में कौन कौन से कारण है कि फ्रांसीसी समस्त क्रांति के पूर्व, कह सकते हैं कि फ्रांस में क्रांति के पूर्व दो तरह के लोग रहते थे। फ्रांस में क्रांति के पूर्व दो तरह के लोग रहते थे, एक सुविधा विहीन वर्ग था और एक सुविधा युक्त वर्ग था। सुविधा, हम दो तरह के वर्गों का अध्ययन करेंगे, सुविधा विहीन, और सुविधा युक्त। सुविधा विहीन वर्ग हम उसे कहते हैं जिसके पास किसी भी प्रकार की सुविधा मतलब सरकार के तरफ से या राजा के तरफ से किसी भी प्रकार की सुविधा न मिलती हो, उसे हम सुविधा विहीन वर्ग कहते हैं। वो अपने कार्यों के आधार पर जो है अपने जीवन यापन करने का कार्य करता हो, उसे हम सुविधा विहीन वर्ग कहते हैं। सुविधा युक्त वर्ग वह वर्ग है फ्रांस में जिसे सत्ता का सभी प्रकार के लाभ प्राप्त हैं, उसे हम सुविधा युक्त वर्ग कहते हैं। अब इस वर्ग को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक प्रथम वर्ग है, सुविधा युक्त वर्ग जो है इसको दो भागों में विभाजित किया है। एक प्रथम वर्ग है या प्रथम वर्ग है और दूसरा है सामंत वर्ग। सामंत एक पृथक इसको दो भागों में बांट दिया गया है। एक प्रथम वर्ग है, दूसरा है सामंत वर्ग है। तो प्रथम वर्ग में वे लोग आते हैं पादरी, जो कि हर प्रकार के टैक्स करों से उनको छूट मिलती है। इसके अतिरिक्त सामंतों को भी विभिन्न प्रकार के करों से राजा के तरफ से रियायत मिलती है। इसे हम पादरी वर्ग को फर्स्ट स्टेट भी कहते हैं। जिससे पादरी वर्ग को, जो प्रथम वर्ग में जो प्रथम वर्ग है, इसमें पादरी वर्ग है। पादरी वर्ग जो कि यह रोमन कैथोलिक चर्चों में, जो कि यह रोमन कैथोलिक चर्च, रोमन कैथोलिक चर्चों में रहते थे। और इसके अतिरिक्त प्रथम वर्ग में जो है लगभग 1,30,000 पादरी और दूसरे वर्ग में जो है 4 लाख सामंत रहते थे, जिसको हम इसमें जो है 1,30,000 पादरी और इसमें जो है 4 लाख सामंत रहते थे। ये है हमारा राजनीतिक कारण में कि सुविधा विहीन वर्ग और सुविधा युक्त वर्ग। तो राजनीतिक किन राजनीतिक कारणों की वजह से जो है फ्रांस की क्रांति हुई? सुविधा विहीन वर्ग को लगा कि कहीं सत्ता के लालच में लोग हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, इसलिए जो है इनके खिलाफ यह सुविधा विहीन वर्ग उठ खड़ा हुआ। अब हम चलते हैं दूसरा है राजनीतिक कारण में अयोग्य राजा। लुई 15वें के पश्चात
फ्रांस में एक तरह से हम कह सकते हैं लुई 14वें से लेकर लुई 15वें तक फ्रांस में निरंकुशता पर अंकुश लगी थी, लेकिन लुई 15वें के पश्चात लुई 16वां जो है के समय अयोग्य, लुई 15वें के पश्चात जो है फ्रांस में अयोग्य उत्तराधिकारी पाए गए। जब किसी भी देश में अयोग्य उत्तराधिकारी पाए जाते हैं, अयोग्य उत्तराधिकारी का होना, अयोग्य उत्तराधिकारी, अयोग्य उत्तराधिकारी का होना, जब किसी राज्य में उत्तराधिकारी, राज्य का उत्तराधिकारी अयोग्य हो जाता है तो राज्य का विकास रुक जाता है और वहीं से विनाश उसका प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। तो एक कारण यह भी है राजनीतिक कारण में अयोग्य उत्तराधिकारी का पाना, और इसके अतिरिक्त दूसरा है कि लुई 16वें की पत्नी मेरी के कारनामे, लुई 16वें की पत्नी लुई 16वां की पत्नी के कारनामे, लुई 16वां की पत्नी जो है ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। लुई 16वां की पत्नी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थेरेसा की पुत्री और जॉर्ज फ्रेडरिक की सगी बहन थी। यह अपने साज श्रृंगार पर अत्यधिक धन खर्च करने के कारण, यह अपने साज श्रृंगार पर अत्यधिक धन खर्च करने के कारण फ्रांस की अर्थव्यवस्था कमजोर होती गई, फ्रांस की अर्थव्यवस्था कमजोर होती गई, जिसके कारण लोगों में असंतोष व्याप्त हो गया। डस्टर रहेगा। तो राजनीतिक कारणों में सर्वप्रथम मैंने आप लोगों को बताया है कि किन किन कारण, कौन कौन से राजनीतिक कारण थे जिनके कारण फ्रांस की क्रांति प्रारंभ हुई। तो इसमें हम आप लोगों को सही ढंग से बता देना चाहते हैं कि एक राजनीतिक कारण नहीं था, उसमें कई निम्न राजनीतिक कारण थे। लुई 16वां की पत्नी एक उत्तर कारण बनी फ्रांस के राजनीतिक कारण में। यह अपने भोग विलास से संबंधित चीजों पर अत्यधिक खर्च करने के कारण फ्रांस में राजनीतिक कारण के कारण विद्रोह हुआ। दूसरी बात है अयोग्य उत्तराधिकारी, अयोग्य उत्तराधिकारी किसी भी देश को कुशल नेतृत्व क्षमता ही उस देश को जो है आगे विकास की तरफ ले जा सकती है। यदि कुशल नेतृत्व क्षमता नहीं है तो वह देश विनाश की तरफ चला जाएगा। तो लुई 15वें के बाद जो है फ्रांस में अयोग्य उत्तराधिकारियों का चयन होना प्रारंभ हो गया। लुई 16वां अत्यधिक लंपट प्रवृत्ति का था। उसके बाद हमारा आ जाएगा राजकोष के धन का व्यय। राजकोष के धन का व्यय, राजकोष के धन का व्यय का
तात्पर्य है कि राजकोष के धन का व्यय का तात्पर्य है कि राजकोष से जो धन व्यय किया जाता था, राजा के निजी खर्चों पर व्यय किया जाता था, और राजा के निजी जो संपत्ति थी वह तो व्यय किया जाता था, इसके अतिरिक्त राजकोष से ही राजा के निजी खर्चों को व्यय किया जाता था। इसलिए धीरे धीरे फ्रांस की राजकोष रिक्त होने लगा। इसके अतिरिक्त वहां के राज दरबारियों को भी सही ढंग से नहीं पता चला कि फ्रांस के राजकोष धीरे धीरे खाली होना प्रारंभ हो गया है। अब अगला पॉइंट है राजनीतिक कारण में अकर्मण्य शासन व्यवस्था। अकर्मण्य शासन व्यवस्था, अकर्मण्य शासन व्यवस्था लुई 16वें के समय में, हम कह सकते हैं लुई 14वें लुई 15वें के तक फ्रांस की शासन व्यवस्था अकर्मण्य शासन व्यवस्था, हम कह सकते हैं कि लुई 16वें के बाद, लुई 15वें के बाद लुई 16वें ने जो है उसके शासन व्यवस्था में छिन्न भिन्न हो गई, जिसके अर्थात केंद्रीय शक्ति जब कमजोर हो जाती है तो राज्य के उत्तराधिकारी सामंत वर्ग जमींदार वर्ग मजबूत हो जाते हैं, जिसके कारण जो है राज्य में शासन व्यवस्था में अकर्मण्यता आ जाती है। अब इसके बाद है सैनिक कारण में और राजनीतिक कारण में है प्रशासनिक अयोग्यता। प्रशासनिक अयोग्यता, जिस देश का कुशल नेतृत्व करता ही अयोग्य हो तो वहां पर प्रशासन में जो है योग्य व्यक्तियों का प्रवेश कदापि संभव नहीं हो सकता है। धन बल और पैसे के कारण जो है अयोग्य लोग उच्च पदों पर पहुंच गए और योग्य व्यक्तियों को जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। यही है फ्रांस में जो है प्रशासनिक अयोग्यता, जिसके कारण फ्रांस की अवनति धीरे धीरे प्रारंभ हुई। अगला है भ्रष्ट नौकरशाह। फ्रांस की राजनीतिक कारण में एक और कारण है भ्रष्ट नौकरशाह। भ्रष्ट नौकरशाह, भ्रष्ट नौकरशाह किसी भी देश को चलाने के लिए नौकरशाह ही उसकी रीढ़ होती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में नौकरशाह वह दरवाजे की ड्योढ़ी है जिसे हम लांघ नहीं सकते हैं। अर्थात हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यदि नौकरशाह देश का ईमानदार रहे तो देश तरक्की की तरफ जाएगा, क्योंकि नौकरशाह ही राजनेताओं को उचित और अनुचित का सलाह देते हैं। अर्थात जो हमारे देश में वर्तमान समय में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा आयोजित करके उसमें से IAS, IPS ऑफिसर, IFS ऑफिसर जो नियुक्त होते हैं, वही सरकार को
सलाह देने का कार्य करते हैं। तो फ्रांस में जो है राजनीतिक कारणों में है एक भ्रष्ट नौकरशाह, वहां की जो सामंतवादी व्यवस्था के कारण जो है नौकरशाह भ्रष्ट हो गए थे, जिसके कारण फ्रांस का पतन होना प्रारंभ हो गया था। इसके अतिरिक्त फ्रांस में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की उपेक्षा की जाती थी और एक वहां पर जैसे हमारे देश में गिरफ्तारी का वारंट होता है, वहां पर जो है जनता को की आवाज को दबाने के लिए लेत्र द कासे, लेत्र द कासे, लेत्र द कासे नामक वारंट निकाला जाता था और लोगों को गिरफ्तार करके गुना मुकदमा चलाए उनको जेल में बंद कर दिया जाता था कि जनता में भय व्याप्त हो। तो इस तरह हम देखते हैं कि फ्रांस के क्रांति में राजनीतिक कारण महत्वपूर्ण है। एक बार पुनः हम लोग आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि राजनीतिक कारणों में हम देखेंगे निरंकुश राजतंत्र, निरंकुश शासक, पहला पॉइंट हम लिखेंगे, पहले पॉइंट में निरंकुश शासक पॉइंट डाल के इसके बाद इसके पॉइंट के अंतर्गत लिखेंगे कि फ्रांस के लोगों को जो है राजा के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए और राजा का जनता के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि राजा जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। लेकिन फ्रांस में इस तरह का किसी भी कार्य का वर्णन नहीं दिखाई दिया लुई सुलहवे के शासनकाल में। उसके बाद लुई सुलहवे की पत्नी मेरी, लुई सुलहवे की पत्नी जो पहले से ही ऑस्ट्रिया और फ्रांस में जो है वैमनस्यता थी, उसका भी इन्होंने भरपूर लाभ उठाया। लुई सुलहवा की पत्नी अपने श्रृंगार और सौंदर्य पर जो है राजकोष से भी पैसा खर्च करती थी, एक यह कारण। इसके बाद अयोग्य उत्तराधिकारी, अयोग्य उत्तराधिकारी जैसे कि लुई 14वें लुई 15वें के शासनकाल में कोलबैर और रिसलू नामक जो योग्य दरबारी रहते थे, उस प्रकार के दरबारी जो है लुई 16वें के शासनकाल में नहीं मिल पाए। यदि कुछ रहे भी दरबारी तो उनको जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। राजकोष के धन का व्यय, राजकोष के धन का व्यय राजा की निजी संपत्ति और राजकीय संपत्ति में कोई अंतर नहीं था। यदि राजा की निजी संपत्ति होता था तो भी वह राजकोष से अपने निजी व्यय के लिए धन खर्च कर, इसलिए धीरे धीरे राजकोष खाली हो गया। अकर्मण्य शासन व्यवस्था, जब अयोग्य उत्तराधिकारी है, उसको समझ बूझ की कोई क्षमता नहीं है, तो वह शासन व्यवस्था में अकर्मण्यता आना स्वाभाविक है। इसके बाद जो है प्रशासनिक अयोग्यता, जब स्वयं नेतृत्व करता ही अयोग्य हो तो उसके नीचे के अधिकारी अपने आप जो है अयोग्य होना प्रारंभ कर देंगे। भ्रष्ट नौकरशाह, एक कड़ी और है। भ्रष्ट नौकरशाह के कारण जो है फ्रांस की राजनीतिक कारण में मुख्य है कि नौकरशाह का भ्रष्ट होना, अर्थात किसी भी प्रकार का घूस लेना ही भ्रष्ट नौकरशाह कहा जाता है कि भ्रष्टाचार में डूबे हैं। तो किसी भी देश की ऋण होता है नौकरशाह यदि भ्रष्ट है तो उस देश की अर्थव्यवस्था कंगाली की तरफ चला जाएगा। इसके बाद दूसरा कारण है हमारा यह सामाजिक कारण।
सामाजिक कारण में देखेंगे फ्रांस की क्रांति के कौन कौन से कारण थे। तो राजनीतिक कारण के अतिरिक्त एक है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण, सामाजिक कारण मैंने जो आप लोगों को राजनीतिक कारण बता रहा था तो उसमें सामाजिक कारण के कुछ अंक जोड़ दिया था, जबकि यह गलत है। अब इसके बाद जो है सामाजिक कारणों में जो है कि फ्रांस के क्रांति के पूर्व समाज वहां की दो वर्गों में बटी थी। फ्रांस की क्रांति के पूर्व वहां का समाज दो वर्गों में बटी थी, जो मैंने क्या आप लोगों को पहले उल्लेख करके बता दिया था। वह राजनीतिक कारण में बता दिया था, गलत कंफ्यूज की वजह से, लेकिन वास्तव में वह सामाजिक कारण में होना चाहिए। सुविधा विहीन वर्ग, दूसरा है सुविधा युक्त वर्ग। सुविधा विहीन वर्ग और सुविधा युक्त वर्ग, इस शब्दों से ही आप लोगों को पता चल जा रहा है कि सुविधा विहीन वर्ग क्या होता है और सुविधा। तो इसमें है वे वर्ग जो सभी सुख सुविधाओं से लैस है, अर्थात सभी सरकारी सुख सुविधा उनको प्राप्त है, उसे हम सुविधा युक्त वर्ग कहेंगे। और जिसको किसी भी प्रकार की सुख सुविधा राजा के तरफ से न मिलती हो उसे हम सुविधा विहीन वर्ग कहेंगे। तो सुविधा युक्त और सुविधा विहीन वर्ग में जो है इसमें पादरी वर्ग आ जाएंगे, सामंत वर्ग आ जाएंगे। इन लोगों को जो है विभिन्न प्रकार के टैक्सों में छूट थी, विभिन्न प्रकार के कार्यों में छूट थी, किसी भी प्रकार के टैक्स नहीं देना पड़ता था। और सुविधा विहीन वर्ग जो है हर कार्य करते हुए भी इनको विभिन्न प्रकार के टैक्स कर देने पड़ते थे। इसको जो है हम कहेंगे, इसमें जो है सुविधा युक्त वर्ग में जो है प्रथम वर्ग अर्थात पादरी वर्ग, पादरी वर्ग है। दूसरा है सामंत वर्ग। इन दोनों वर्गों को फ्रांस में जो है सभी सुविधाओं से युक्त सभी सुविधाएं प्राप्त है। इन दोनों वर्गों को फ्रांस में सभी सुविधाएं प्राप्त है, जिसके कारण जो है फ्रांस में सुविधा विहीन वर्ग का इन लोगों से जलना स्वाभाविक है, क्योंकि इनका राजा के द्वारा शोषण होता था, शोषण। इसके अतिरिक्त है, इसे हम कहते हैं फर्स्ट, इस पादरी वर्ग को प्रथम स्टेटस और सामंत वर्ग को जो है द्वितीय स्टेटस के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त फ्रांस में एक अभिजात वर्ग, अभिजात वर्ग, अभिजात वर्ग इनके अपने न्यायालय एक
करारोपण का अधिकार था। इस वर्ग को अपने न्यायालय और कर आरोपण का अधिकार था। आम जनता से टाइथ नामक कर वसूलते थे। आम जनता से टाइथ। ये है अभिजात वर्ग जो है, जो कि इन्हें अपना न्यायालय और करारोपण का अधिकार दिया गया था। न्यायालय और करारोपण का इनको अधिकार दिया गया था। इसी के ऊपर कर, तो टाइथ नामक जो कर था वह फ्रांस के सुविधा विहीन वर्ग से ये लोग वसूल करते थे। सुविधा विहीन वर्ग में वे लोग आ जाएंगे जैसे किसान हो गए, दस्तकार हो गए और नमक कर देने वाले हो गए। ये सब सुविधा विहीन वर्ग में आ जाएंगे। इसके बाद फ्रांस में एक बहुत प्रचलित है बुर्जुआ वर्ग। आप लोगों को पता होगा कि सामंत सामाजिक कारणों में जो है सुविधा विहीन वर्ग को जो है दो भागों में, मतलब सामाजिक कारण दो भागों में बांट दिया गया है, सुविधा विहीन वर्ग और एक सुविधा युक्त वर्ग। सुविधा युक्त वर्ग में पादरी वर्ग और सामंत वर्ग आ गया। इसके बाद एक अभिजात वर्ग का उदय हुआ जो टाइथ नामक कर फ्रांस की जनता से वसूलते थे। अब इसके बाद है बुर्जुआ वर्ग। बुर्जुआ वर्ग, बुर्जुआ वर्ग का मतलब होता है कि मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग, बुर्जुआ वर्ग का मतलब होता है मध्यम वर्ग। हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं फ्रांस की जनता में जो सबसे शक्तिशाली वर्ग था, अर्थात सबसे शक्तिशाली वर्ग का मतलब ये यह नहीं है कि पादरी वर्ग और सामंत वर्ग से शक्तिशाली। बुर्जुआ वर्ग वह वर्ग है, इस वर्ग में सभी प्रकार के फ्रांस में डॉक्टर, वकील, अध्यापक, लेखक, चित्रकार आदि इन्हीं वर्गों से ही पूरे फ्रांस में पाए जाते थे। फिर भी फ्रांस के शासकों ने बुर्जुआ वर्ग का शोषण करना प्रारंभ किया, जिसके परिणाम स्वरूप बुर्जुआ वर्ग ने पादरी वर्ग और सामंत वर्ग को चुनौतियां देना प्रारंभ किया कि सभी प्रकार के सुख सुविधाओं से हम संपन्न होते हुए भी, जो फ्रांस की रीढ़ है, सभी सब सुख सुविधाओं से संपन्न होते हुए भी हम कंगाली की तरफ हैं। सभी फ्रांस के सभी वर्गों के हितों की रक्षा करने वाले हैं, फिर भी कंगाली की तरफ है। तो इस प्रकार बुर्जुआ वर्ग जो है इन वर्गों से जो है ईर्ष्या की भावना रखने लगा और अपने आप को इन वर्गों के समान मांग करने लगा
कि हमें भी वैसे ही सुख सुविधाएं दी जाए जिस प्रकार से पादरी वर्ग और सामंत वर्ग को दिया जाता है, क्योंकि हमारे पास डॉक्टर है, इंजीनियर है, वैज्ञानिक है, लेखक है, इसी वर्ग, यह वर्ग सभी चीजों को देता है फ्रांस में, फिर भी जो है कंगाली की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके बाद है फ्रांस के आर्थिक कारण। फ्रांस के राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण के बाद तीसरा है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण फ्रांस के आर्थिक कारण में हम देखते हैं, सर्वप्रथम प्रकाश डालते हैं तो दोषपूर्ण कर विभाजन, यह सबसे बड़ा पॉइंट है। आर्थिक कारणों में दोषपूर्ण कर, मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका है कि जो फ्रांस में क्रांति के पहले जो है दो वर्ग रहते थे, वहां के लोग दो वर्गों में विभक्त, एक सुविधा विहीन वर्ग और एक सुविधा युक्त वर्ग। तो आर्थिक कारणों में जो है हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे दोषपूर्ण कर प्रणाली। दोषपूर्ण कर प्रणाली, दोषपूर्ण कर प्रणाली के आधार पर फ्रांस के लोगों में जो है लुई 16वां के प्रति रोष व्याप्त हो गया। यह है फ्रांस की अर्थव्यवस्था में एक दोषपूर्ण कर प्रणाली, मतलब कि सुविधा विहीन वर्ग को अत्यधिक कर लेने की छूट दी गई थी और सुविधा युक्त वर्ग से कर नहीं लिया जाता था। दूसरा है दोषपूर्ण अर्थ विभाजन, दूसरा पॉइंट है दोषपूर्ण अर्थ विभाजन। दोषपूर्ण अर्थ विभाजन, तो बच्चों दोषपूर्ण अर्थ विभाजन का मतलब होता है, अर्थ मतलब होता है जमीन। मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था सामाजिक कारण में कि जो है दो तरह के लोग रहते थे, सुविधा विहीन वर्ग और सुविधा युक्त वर्ग। तो इसी सुविधा युक्त वर्ग के पास, सुविधा युक्त वर्ग के पास पूरी भूमि का 40% हिस्सा इन्हीं के पास था। पूरी भूमि का 40% हिस्सा सुविधा युक्त वर्ग के पास था और यह सुविधा विहीन वर्ग के लोगों को जो है ठेके पर देते थे और उनसे अधिक मात्रा में कर वसूलते थे। तो फ्रांस की अर्थव्यवस्था में यह भी देखा जाएगा एक मेजर मिस्टेक है कि दोषपूर्ण अर्थव्यवस्था का विभाजन। जो कार्य करने वाली जनता है उसके पास भूमि ही नहीं है, जो कार्य करने वाली जनता नहीं है उसके पास भूमि है। तो इससे वहां की जनता ने जो है क्रांति का बिगुल फूंक दिया। तीसरा है व्यापार की दशा। व्यापार की दशा, व्यापार की दशा, व्यापार की दशा
दोषपूर्ण कर प्रणाली, दोषपूर्ण अर्थ विभाजन, तीसरा है व्यापार की दशा। आर्थिक कारण तो मैं बता रहा हूं। तो व्यापार की दशा, फ्रांस की जनता में जो किसान वर्ग थे, जो दस्तकार थे, जो मजदूर वर्ग थे, ये लोग पहले से काफी शोषित वर्ग हुए थे। लेकिन फ्रांस ने इंग्लैंड से एक संधि के द्वारा जो है इंग्लैंड से बनी वस्तुओं का फ्रांस में आयात करना प्रारंभ कर दिया। मुझे उस संधि का नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन फ्रांस ने इंग्लैंड से संधि के द्वारा इंग्लैंड से बनी वस्तुओं का फ्रांस में आयात करना प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण फ्रांस में व्यापारी वर्ग कमजोर हो गया। तो यह है हमारे आर्थिक कारण। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं फ्रांस के सैनिक कारण। फ्रांस में सैनिक कारण, फ्रांस में सैनिक कारण का मतलब यह है कि सैनिक कारण, फ्रांस में सैनिक कारण में है कि फ्रांस की सेना में कठोर अनुशासन पाया जाता था। जरा से भी गलत कार्य करने पर सैनिकों को कठोर दंड दिया जाता था, कठोर अनुशासन रखा जाता था। इन सब के बावजूद भी फ्रांस में सैनिकों को खराब गुणवत्ता युक्त भोजन दिया जाता था, जिसके कारण फ्रांस की सेना में असंतोष व्याप्त हो गया। इसके अतिरिक्त अमेरिका और इंग्लैंड के बीच, जब अमेरिका में स्वतंत्रता की बिगुल फूंक दिया गया इंग्लैंड के बीच, तो इन्होंने जो है फ्रांस की सरकार ने जो है अत्यधिक धन अमेरिकियों को दिया था, जिसके कारण अमेरिका तो गुलामी की जंजीरों से मुक्त हो गया और उसका प्रभाव फ्रांसीसी सैनिकों पर पड़ा, जो लोकतंत्र की तरफ चल पड़े। किसी भी निरंकुश राजा के लिए सैनिक सबसे महत्वपूर्ण होता है। यदि सैनिकों में असंतोष व्याप्त है तो वह राजा निरंकुशता के पद पर अधिक दिनों पर नहीं रह सकता है। तो यह सैनिक कारण है फ्रांस में, सैनिक कारण क्रांति के। इसके बाद हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि बौद्धिक कारण क्या है? बौद्धिक कारण का मतलब होता है कि वहां के बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा चलाया गया आंदोलन, जिसे हम कहते हैं बौद्धिक कारण। बौद्धिक कारणों में हम उन दार्शनिकों और बुद्धिजीवी वर्ग का अध्ययन करेंगे। फ्रांस में जैसे पहला है राइटर के बाद दूसरा है मॉन्टेस्क्यू,
तीसरा है वॉल्टेयर। वॉल्टेयर। चौथा है रूसो। अब हम बारीक क्रमशः प्रत्येक लोगों का जो है व्याख्या करते हुए चले जाएंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं राइटर। फ्रांस में राइटर ने जो है अपने लेखों के माध्यम से, फ्रांस के राजनीतिक राइटर ने लेखों के माध्यम से लेखों के माध्यम से जो है इन्होंने जो है